नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। काफी समय से हम बजट का इंतजार कर रहे थे और आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट को पेश किया तो किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, क्या रह गया, क्या छूट गया और जिसकी जरूरत थी क्या वो सारी हमारी ख्वाहिशें इस बजट से पूरी होंगी, इसी पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि अगले एक साल तक इसी बजट के सहारे हमने और सरकार ने देश को चलाना है। कुछ लोगों के हाथ मायूसी भी लगी है, लेकिन काफी लोग खुश भी हैं। वो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिरकार ये बजट कैसा रहा है, क्या इस बजट में किसको कितनी बढ़ोतरी हुई है, किसको क्या मिला है। तो देखिए, आप 2020-21 के बजट की बात करें तो स्वास्थ्य में 94,452 करोड़ जो था वो पहले का था, लेकिन अब उससे ज्यादा बढ़ चुका है। 2.23 लाख करोड़ जो है वो बड़ा है, उसमें इजाफा हुआ है। अगर स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो वहीं शिक्षा की बात करें तो 85.089 करोड़ की जो पहले बजट था उसमें अब 93.224 करोड़ की जो बजट है वो अब देखने को मिला है। तो यानी कि इस बजट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और सरकार का दावा भी है कि स्वास्थ्य में काफी बढ़ोतरी हमने बजट में की है। कृषि की बात करते हैं तो पहले 1.45 लाख करोड़ था, अब 1.48 लाख करोड़ ये बजट हो चुका है। यानी कि कृषि में भी खासा इजाफा सरकार की तरफ से किया गया है और जरूरी भी था, क्योंकि किसान जो हैं वो काफी नाराज चल रहे थे और उम्मीद है कि सरकार जिस प्रकार से कह रही है कि किसानों की आय हम 1.5 गुनी करेंगे, तो उम्मीद है कि कृषि में जो बजट में बढ़ोतरी हुई है उससे किसानों की जो समस्या है वो दूर होगी और आय उनकी बढ़ेगी। और रक्षा की अगर बात करें तो 3.43 करोड़ पहले था, अब 3.47 लाख करोड़ जो है वो हो चुका है। यानी कि यहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह बढ़ोतरी बेहद लाजमी थी, क्योंकि जिस प्रकार से 2 फ्रंट वार, 2.5 फ्रंट वार की हम बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से सीमा पर इस वक्त चीन के साथ तनातनी चल रही है, तो लगातार जो सेनाएं हैं वो पैसे की मांग कर रही थी, क्योंकि उन्हें भी हथियार खरीदने हैं और इसके लिए जरूरी था। मैं बात रेलवे की तो रेलवे अक्सर कमाई का एक जरिया सरकार का होता है। 67,000 करोड़ था और इसमें 1.10 लाख करोड़ जो है वो भी बजट हो चुका है। यानी कि यहां पर भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी और कई नई ट्रेनें चलाने का सरकार की तरफ से ऐलान भी किया गया है। तो कह सकते हैं कि रेलवे सरकार का सबसे बढ़िया जरिया है, जहां से सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है। और सरकार भी चाहती है कि हम इसमें ज्यादा पैसा लगाएं ताकि हमारे पास ज्यादा पैसा रिटर्न में आए। तो ये रेलवे का बजट है। क्या कुछ बढ़ोतरी इसमें हुई है। रोजगार की अगर बात करें तो 4.39 लाख करोड़ था, जो अब 5.54 लाख करोड़ जो है रोजगार के लिए सरकार ने पैसा रखा है। यानी कि अब उम्मीद है कि, क्योंकि लगातार इस प्रकार के आरोप लग रहे थे और खबरें कोरोना काल के बाद ऐसी आ रही थी कि कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि देश में रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और अब स्वास्थ्य की बात करें तो 94.452 करोड़ था, जिसमें 2.23 लाख करोड़ रुपए जो बजट है वो हो चुका है। यानी कि यहां पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है बजट में देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना काल जब आया तो उसने बताया कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार की भविष्यवाणियां यूएनओ करता है उससे ये चीजें साफ हो चुकी हैं कि आने वाले समय में और कोरोना जैसी बीमारियां आएंगी, तो उससे निपटने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य पे अच्छा खासा ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, नए हॉस्पिटल बनाने होंगे, हमें उस प्रकार की किट, उस प्रकार के वेंटिलेटर तैयार करने होंगे, ताकि जब कोरोना काल जैसी कोई बीमारी आए तो हमें परेशान ना होना पड़े। तो क्या कुछ कहा गया बजट के ऊपर, वो आप सुनिए। निर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए
नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे, सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। अभी इन्होंने सपने दिखाए हैं। जो 2 खास मुद्दे देश के सामने हैं वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। 86% किसान की जो आमदनी है इस देश में वो कितने हजार है मालूम है? 20,000 सालाना। तो ये कहते हैं हमने तो इतना कुछ दिया, तो उसकी फिर जो आमदनी है वो 20,000 सालाना क्यों है? 20,000 सालाना का मतलब क्या हुआ कि लगभग 1,000 और 1,800 रुपया हर माह का, 1,800 रुपया हर महीने का। अगर ये इतना कुछ दे रहे हैं तो उसकी जो आमदनी है वो 18। है 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय खेरा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आशीष पाठक हैं, सीए हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। अभिषेक राजा हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक राजा, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। अर्थशास्त्री हैं आप और मैं समझना चाहूंगा कि आप बजट को 10 में से कितने अंक देते हैं और कितनी उम्मीदों को आम आदमी की यह बजट पूरा करता है? देखिए, अगर मैं सरकार की लिमिटेशन समझूं कि उनके साथ समस्या थी, पैसे नहीं थे और इसलिए वो बजट में कुछ नहीं कर पाए जी, और मैं सारी समस्याएं समझकर चलूं तो मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा जी। अगर मैं अपनी अपेक्षा की बात करूं कि जी जो एक मिडिल क्लास के आदमी को अपेक्षा थी या प्रोफेशनल को अपेक्षा थी या जो देश को अपेक्षा थी, तो मैं इसमें 4 में से 2 ही अंक सरकार को देना चाहूंगा। जी, 4 में से 2 अंक आप देना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना पेंडेमिक था और उसके बाद सरकार का भी ये कहना है कि बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, हमने बजट में देश को कुछ देना है, यानी कि एक पॉजिटिव पहल। उसके लिए समस्या ये है कि जो बजट में चेंजेस लाने चाहिए थे कोरोना को कंसीडर करते हुए, वो नहीं लाए गए। देखिए, 2020 का बजट और 2021 का बजट अपने आप में बिल्कुल अलग होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ गए, लेकिन इन्होंने कोई भी नई दिशा इस बजट से तय नहीं करवाई, कोई भी नया चीज यहाँ से समझाई नहीं। उन्होंने सब कुछ वही करा जो पिछले बजट में था। जैसे कि उन्होंने कहा कि साहब आपकी स्टार्टअप को जो बेनिफिट था वो हम 1 साल आगे ले जाते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को जो बेनिफिट पिछले साल दिया था वो 1 साल आगे ले जाते हैं। तो जब आप किसी को कोई बेनिफिट बढ़ाकर नहीं दे रहे हैं तो क्या ये अपने आप में कोरोना, देखिए जब आप कोरोना के बाद एक बजट लेकर आ रहे थे तो सारा देश आशाओं से इस बजट को देख रहा था, वित्त मंत्री जी की तरफ देख रहा था जी। एक आम नौकरी पेशा सोच रहा था कि साहब मेरा इनकम टैक्स रेट कम होगा, मेरे हाथ में कुछ ज्यादा पैसे आएंगे। बिल्कुल। सीनियर सिटीजन सोच रहा था कि साहब आप मेरी इनकम टैक्स की छूट बढ़ा देंगे या मेरे को रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। अभी उन्होंने कहा जी टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स तो बैंक काट लेगा, रिटर्न नहीं भरनी। अगर टैक्स कट गया तो रिटर्न भरना तो एक छोटा सा प्रोसीजर ही तो रह गया था। ऐसे ही एक आम गृहिणी जिसके घर का किचन का बजट खराब हो गया, उसका ये विजय मत था कि आप किसी भी तरह मेरे टैक्स के रेट, वो सॉरी एलपीजी सिलेंडर के दाम कम होंगे, सब्सिडी आप बढ़ाएंगे,
क्योंकि मेरे किचन का बजट 22-23% आपकी फूड इन्फ्लेशन चल रही है, वेजिटेबल के प्राइस बढ़ रहे हैं, वहां किसी को राहत नहीं मिली। एक आम एमएसएमई सोच रहा था कि साहब आप कुछ इस तरह का बजट लाएंगे कि मेरा रुका हुआ व्यापार शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई हैं, कुछ लोगों की नौकरी बची है तो, लेकिन उनकी सैलरी कम हो गई। तो ये इसमें से ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको कि इस बजट से एड्रेस किया गया। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास, बहुत सारी चीजें समझूंगा। आशीष पाठक मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा अभिषेक को सुन रहे थे आप, लोगों की नौकरियों के लिए इसमें कुछ नहीं है, क्या आपको नजर आता है? लोगों की सैलरी कैसे बढ़ेगी? आम आदमी के लिए, आम आदमी की पॉकेट में पैसा कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब तक आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आएगा, खरीदारी कैसे करेगा? जब बाजार में खरीदारी नहीं होगी, निर्माता निर्माण क्यों करेगा? एक सिंपल सा लॉजिक मैं समझना चाहता हूं, तो आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या इस बजट में कुछ ऐसा है? नहीं, मैं तो इस बजट को बड़ा ही बैलेंस्ड बजट बोलूंगा जी, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार इतनी पैंडेमिक होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है जी। आप अगर देखें तो रोडवेज के लिए उन्होंने 1,18,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, बिल्कुल। वैसे ही रेलवे में 1,10,000 करोड़ का एलोकेशन है। तो अगर दूसरे मायने में देखा जाए तो ये जो जितना एक्सपेंडिचर वो एलोकेट कर रहे हैं, इस एलोकेशन से कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन होगा, और रोजगार का सृजन होगा तो कहीं ना कहीं आम जनता के जेब में पैसा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी जेब में पैसा आएगा। हाँ, इतना एक्सपेंडिचर करने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो कोई नया टैक्स या टैक्स में कोई इंक्रीज किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं किया जाए। अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि कोविड के बाद किसी भी प्रकार का, मैं कह रहा था मिडिल क्लास तो उम्मीद करता है सर, थोड़ा एक साल बाद बजट आता है तो उम्मीद रहती है। आशीष जी हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, उम्मीद तो रहती है, वो तो मैं आ ही रहा था। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोविड के बाद डिडक्शंस और मिलनी चाहिए, रिबेट कहीं ना कहीं टैक्स में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। इसीलिए मैं, अगर मेरे से आप ये पूछते कि हाँ भाई बजट में आप कितना नंबर एलोकेट करना चाहते हैं, तो मैं भी 10 में से 6 ही नंबर देता कि हाँ, कहीं ना कहीं जो डिडक्शंस, जो आशाएं आम लोगों में होती हैं, सैलरीड क्लास में होती हैं, उनको पूरा नहीं किया गया। जी चलिए, मैं आऊंगा फिर आपके पास। विजय खेड़ा जी आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष का आरोप है, दरअसल हमारी कोशिश थी कि विपक्ष भी आए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। उनका आरोप है कि ये एक चुनावी बजट है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें असम हो, तमिलनाडु को आप ले लें, केरला जैसे राज्यों को ले लो, तो वहां पर आपने काफी कुछ उनको दिया है, लेकिन आप और स्टेट को भूल गए हैं। आप बेसिक बात ये समझिए जी, बिल्कुल समझना। कोई भी देश को आत्मनिर्भर होना है, जिसको विकास करना है, तो उसकी धुरी स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहले है। जी, स्वास्थ्य और शिक्षा हिंदुस्तान में इसके साथ साथ एक बात और जुड़ी है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, और गांधी जी जैसा कहते थे हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। तो तीसरी बात है किसान और गांव। तो अगर आप देखेंगे इन 3 चीजों के ऊपर किस कदर केंद्रित किया गया है बजट, कि हमारे लोग स्वस्थ रहे, हम जल्दी से जल्दी बीमारियों पर काबू कर सकें, एक, और हम जल्दी से जल्दी शिक्षित हों। जिन चीजों को 70 साल तक हम लोगों ने 65 साल तक नेग्लेक्ट किया है, अब उस पर केंद्रित किया जा रहा है। अब आप देखिएगा, एक तरफ से अगर चलें तो स्वास्थ्य, पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य में 137% बजट बढ़ाया गया है, 137%, नाउ इट हैज गॉन टू 38 करोड़ पे चला गया है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन पर भी जोर दिया गया है, 1.42 करोड़ रुपया उस पर लगाया गया है। इस तरह से कुल आत्मनिर्भर होने के लिए हमने 197 करोड़ रुपया लगाए। तो स्वास्थ्य हमारे लिए आवश्यक है। उसी तरह से जैसे कोरोना में, आज अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता या फिर से बढ़ता है, या फिर से हमें कई जगहों पर कंटेनमेंट एरिया करना पड़ जाए, ईश्वर ना करे, तो इसको रोकने के लिए फिर हमने कोरोना कंट्रोल पे जोर दिया है। बिना किसी टैक्स के बढ़ाए, बिना किसी चीज को लोगों पर बोझ डाले, हमने इस पर जोर दिया है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे रहे, लोग स्वस्थ कैसे रहे, और उसका बजट बढ़ाया हमने। दूसरी जरूरत थी शिक्षा की। अब शिक्षा की तरफ भी काफी ध्यान दिया है। अब नए 15,000 आदर्श स्कूल खोलने वाले हैं, क्योंकि हमको गांव में शिक्षा बढ़ाना है, ट्राइबल एरिया में शिक्षा बढ़ाना है, आदिवासियों के क्षेत्र में। इसलिए हमने वहां पर भी 750 नए एकलव्य स्कूल खोलेंगे इस बजट में, और 100 नए सैनिक स्कूल, ताकि हमारे सैनिक और जवान बाहर पोस्ट रहते हैं, उनके बच्चे उन स्कूलों में आराम से पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो 100 और नए सैनिक स्कूल खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिल्कुल इग्नोर किया था हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को, असम को, लेह को, कश्मीर को, इनको बिल्कुल इग्नोर कर रखा था। आज लेह हमारे में राजधारा से जुड़ गया है, तो हमने वो उसका भी ध्यान रखा है। फिर आते हैं हम किसान पर, गांव और ग्राम किसान की बात करें अगर हम, तो फसल बीमा के लिए 17,000 करोड़ रुपया देना, 10 करोड़ किसानों को पहले ही 6,000 रुपया दे रहे हैं साल के, अब 2 करोड़ किसान और इसमें जोड़े जा रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे बीमा प्रीमियम में कुल 10,000 करोड़ रुपया लिया था। नहीं, एक चीज बस किसानों पे बात कर रहे हैं, कृषि सेक्टर में आपने 16.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। क्या उम्मीद है इस बजट से? जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, हटेंगे? कुछ उम्मीद के प्रदर्शन से ओरिजिनल बजट से जोड़ने का सवाल नहीं है। वो जो समस्या लेके बैठे हैं वो समस्या हम सुलझा चुके हैं। ये सिर्फ बहस बात और आपसी समझ की बात अब रह गई है। हम पहले कह चुके हैं गरीब किसानों को हमको मुख्य धारा से जोड़ना है और उनके पास सुविधा मुहैया कराना हमारा पहला कर्तव्य है, जो गरीब किसान है। और गरीब किसान जो है उन्हीं के लिए बीमा योजना, वही मैं बता रहा था, 10,000 लेके 90,000 करोड़ से ज्यादा हमने मुआवजा उनको दिया है। इस तरीके से किसानों की तरफ 1.5 गुनी फसल तो हम दे ही रहे, एमएसपी तो हमने बढ़ाया ही है। 2006 से स्वामीनाथन रख के बैठे थे, आज हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। अकेले गेहूं की खरीद के लिए 750-60 करोड़ यानी 7506। चलिए, समय कम होता जा रहा है, थोड़ा समय कम है सर। फिर आऊंगा मैं आपके पास विजय जी। अभिषेक रजा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, समझना चाहूंगा आपसे, कृषि सेल्स की बात आ रही है, जगह जगह पे लगाया सरकार की तरफ से, क्या ये है और कैसे इम्पैक्ट डालेगा, और क्या इसका आम आदमी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? वॉइस बीच में कट गई थी जी, अभी आप आ जा रही है सर आप तक? हाँ बिल्कुल आ रही है। किसका इम्पैक्ट पूछ रहे हैं आप? कृषि सेल्स की जो बात आ रही है एक, उसके बारे में जानना चाहता था, थोड़ा दर्शकों को बता रहा था। क्योंकि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने ये बोल दिया कि कोई नया सेस नहीं लगाया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तो ये जो कृषि सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्री सेस, ये क्या नया सेस नहीं है? और इससे आपने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा दिया, डीजल के 4 रुपए बढ़ा दिए लीटर। आम आदमी पे इफेक्ट पड़ेगा सर? मैं ये चीजें समझना चाहता था। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है तो हर चीज बढ़ जाती है। दूसरा, मेरे जो मित्र हैं, जो सीए हैं, आशीष पाठक जी, इन्होंने कहा कि साहब बजट बहुत अच्छा है, तो मैं इनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। ये मेरे 2 सवाल का जवाब दे दें कि आज जीएसटी ऑडिट खत्म कर दिया गया, क्या ये उसका स्वागत करते हैं? और दूसरा, जो ऑडिट की टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ाई गई है 5 करोड़ से 10 करोड़, क्या ये उसका स्वागत करते हैं? क्या ये दोनों चीजों का ये स्वागत कर रहे हैं यहां से? और तीसरा, एक सबसे बड़ा सवाल जो आज के बजट में खड़ा हो गया, जो ये विजय खेड़ा जी कह रहे हैं कि साहब बजट में ये सारी चीजें किसानों के लिए थी, तो जरा मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं पिछले साल की बजट स्पीच का, जो वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2020 को दी थी। जरा ध्यान से सुनिए सब विजय जी। 1 फरवरी 2020 की जो बजट स्पीच है, उसमें पैरा नंबर 23 पॉइंट नंबर 7, उसमें उन्होंने किसान रेल की बात की थी कि किसानों को रेल दे दी जाएगी। क्या 1 साल में रेल आ गई? पैरा 23 पॉइंट नंबर 8, किसान उड़ान की बात की कि सिविल एविएशन के थ्रू किसानों को एक हवाई जहाज दे दिया जाएगा, वो देश और विदेश में अपनी चीजें बेच सकें। 2016 की अरुण जेटली जी की स्पीच में बोला गया था कि आप हर जिले में वेयर हाउस बना कर देंगे। क्या 2016 से अब तक वो बन गए वेयर हाउस? 2017 की अरुण जेटली जी की स्पीच में बोला गया था कि ब्लू इकोनॉमी पे काम होगा। क्या आप बताएंगे कितना ब्लू इकोनॉमी पे काम हुआ? पिछले साल की बजट स्पीच में मैडम निर्मला सीतारमण ने कहा था 200 लाख टन हमारा टारगेट है फिशिंग एंड प्रोसेसिंग का, जो कि आधा भी पूरा नहीं हुआ। उसके ऊपर पिछले बजट में और उससे पिछले बजट में जो 5 जुलाई 2019 को आया था, उसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात की गई थी। आप ध्यान दीजिए, 2019 से ये चीज चल रही है और इसकी आज तक सिर्फ हमेशा हर साल बजट स्पीच में आ जाती है और इसकी आज तक पॉलिसी घोषित नहीं हुई। तो क्या आप ये बताएंगे कि 2 साल बीत जाने के बाद भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की स्पीच बजट में 2 बार जो आ गई, तो उसकी पॉलिसी कब डिक्लेयर होगी? 2022 में हमें किसान की आय दुगनी करनी है, तो 2021 में 1.5 गुनी, 1.25 गुनी तो हो जानी चाहिए, सीधी डबल ही हो जाएगी। चलिए, इन सवालों के जवाब लेंगे। पहले सीए के पास चलते हैं। आशीष पाठक, आपसे कुछ सवाल पूछे, जवाब दे पाएंगे आप? मैं पहले तो अभिषेक रजा जी की बात का मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक अर्थशास्त्री की तरह नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एक विपक्ष की तरह बोल रहे हैं। नहीं, कोई सच बोले तो विपक्ष नहीं हो जाता, और विपक्ष प्रश्न मेरे से किया मैंने आपसे
सवाल पूछा पॉइंट वाइज पूछा, तो पॉइंट वाइज पूछने में विपक्ष कहां से आता है? मैं बात बताना चाहता हूं कि जो टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ाई गई है वो चूंकि सरकार का पहले से विजन था कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ उसको ले जाना चाह रहे हैं। अब अगर उन्होंने ये कह दिया कि साहब वो 5 करोड़ की लिमिट को हमने 10 करोड़ के लिए कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट टू उसके साथ कंडीशन ये है कि आपके बिजनेस में 95% जो ट्रांजैक्शन है दैट शुड बी फ्रॉम डिजिटल मोड, तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई गुरेज की बात है जी। रही बात जीएसटी ऑडिट की, तो जीएसटी ऑडिट तो वैसे भी उन्होंने छोटे और मझोले लोगों के लिए मना कर रखा था, 2 करोड़ से नीचे की उसकी लिमिट थी, तो उससे भी हमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता है कि फर्क पड़ना चाहिए। अब तो पूरी तरह खत्म हो गया, और ये ऑडिट तो एक्साइज में भी होते थे और वैट में भी होते थे। आज की डेट में अगर आप देखो तो ऐसे जैसे इनकम टैक्स में अभी आपका फेसलेस असेसमेंट हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है जहां पर पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। अगर हम डायरेक्ट अपने क्लाइंटों को या एसएससी को वो रिटर्न फाइल कर रहा है, उसका असेसमेंट सही से हो रहा है, इट इज वेरी गुड है, ये तो अच्छी बात है, इसमें कहाँ खामी है भाई? अभिषेक राजा कहेंगे कुछ सर? मैं वही बता रहा हूँ, देखिए टैक्स ऑडिट जो वैट ऑडिट था और एक्साइज में भी ऑडिट होते थे और सर्विस टैक्स में भी ऑडिट होते थे, तो ये जो ऑडिट हैं, जो क्लाइंट्स के ऑडिट हैं, ये जो जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स है, या तो जीएसटी बहुत सिंपल होता कि गलतियां सुधर जाती, जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी गलतियां हो रही हैं और उसको सुधरवाने का काम जो कर रहे थे, वी आर कॉल्ड पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, जो 3 साल से सपोर्ट करते आए हैं, और अचानक में एक दिन अचानक में सारी की सारी ऑडिट्स खत्म कर दी जा रही है। अभिषेक जी, मैं आपकी बात से यहाँ पर सहमत हूँ कि आप एकदम से ऑडिट खत्म कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि हमने भी जो काम किया है, इतना बड़ा जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट्स की मदद के नहीं हो सकता था, और आप एकदम से ये खत्म कर रहे हो कुछ चीजों के लिए, तो मैं भी उसकी बात खिलाफत में करता हूँ। लेकिन आप ऑल टुगेदर ये बोल दो कि हाँ साहब सब कुछ बेकार है, सब बेकार नहीं कहा इन्होंने, सब तो बेकार नहीं कहा है। ऑडिट की लिमिट और टैक्स और आशीष पाठक सब तो बेकार नहीं कहा, टैक्स लेकिन जो ऑडिट की लिमिट, टैक्स ऑडिट की लिमिट, वो कमियां इन्होंने आपके सामने रखी ऑडिट की लिमिट थी, चलिए वो डिजिटलाइजेशन 95%। विजय खेड़ा, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2-3 चीजें बड़ी अभिषेक राजा ने कही हैं। आपने किसान रेल की बात की थी, किसान उड़ान की बात की थी, वेयर हाउस की बात की थी, फिशिंग की भी बात लंबे समय से चल रही है, और शायद किसान आज भी सपना देख रहा है कि वो हवाई चप्पल पहन के कब हवाई जहाज में बैठेगा। क्या बात की आपने, बहुत अच्छी। देखिए, नहीं, ट्रैक्टर पे आ जाते हैं, जीन्स पे आ जाते हैं, तो नाराजगी हो जाती है लोगों को। अभी भी हम बहुत सारी बातें इस प्लान में अगर देखेंगे, आप प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2030 तक के बारे में सोच के चल रहे हैं जी। प्लानिंग इस तरह होती है। अगर इनका ये कहना है, आपकी बात ठीक है, अभी हवाई चप्पल पहन के किसान घूम रहा है, हम किसान को उसके अधिकार नहीं दे सके, हम उसको आत्मनिर्भर नहीं बना सके, कर्जे से डूबा रहता है। इन सब बातों का इलाज जब कृषि कानून हम लेके आए, उस कृषि कानून के लिए आज जो दूसरे बड़े बड़े किसान हैं, जो छोटों को नहीं उठने देना चाहते हैं, उन्हें फर्स्ट से आगे। लोग तो जीन्स पहन के भी सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसान अंग्रेजी कैसे बोल ले रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय खेड़ा जी। आशीष पाठक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक रजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो एक अनसुलझी सी गुत्थियां हैं बजट के अंदर, वो समझाने के लिए हमारी कोशिश है कि एक आम भाषा में इस बजट को समझा जाए और पता किया जा सके कि किसको क्या फायदा होगा और किसको क्या फायदा नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।